प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2099 अंडरसी रिसोर्सेज। सन गॉड ट्री का फल एक शक्तिशाली अंडरग्राउंड वॉल्केनो की ऊर्जा और सन गॉड ट्री द्वारा संचित की गई स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा होता है। इसे लिंक को पावर देने के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही उपयोगी है। किंग जिन ने कुछ देर सोचने के बाद भौहें सिकोड़कर झंग यी से कहा, सन फ्रूट हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बार हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 50 दे सकते हैं। ये हमारी सीमा है। सन गॉड ट्री हर साल केवल 200 से 300 फल ही देता है। किंग जिन सच में एक सरल व्यक्ति था जिसने एक बार में झंग यी को 50 फल दे दिए। ये वास्तव में झंग यी की उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उसने गहरी सांस ली और भावुक होकर बोला, मैं आपकी इस कृपा को हमेशा याद रखूंगा। एक दिन मैं निश्चित रूप से डीप ब्लू किंगडम और महामहिम राजा का ये उपकार चुकाऊंगा। किंग जिन ने जिस सरलता से हाँ कर दी, वैसा तो इंसानी दुनिया में लगभग नामुमकिन होता। झंग यी का असली प्लान तो ये था कि दोनों पक्ष अच्छे से बातचीत करें और टर्म्स तय करें, लेकिन किंग जिन की ईमानदारी ने उसे इतना भावुक कर दिया कि उसकी आंखें भर आईं। पहली बार झंग यी को अपने साथियों के अलावा किसी और से इतनी सरल और विश्वास भरी ह्यूमन रिलेशनशिप महसूस हुई। किंग जिन खुद झंग यी के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, हालांकि मैं तुम्हें ज्यादा सन फ्रूट नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ और एनर्जी सोर्सेज हैं। देखो, शायद तुम्हारे काम आए। झंग यी ने आंखें झपकाई और लगभग बोल ही नहीं पाया। क्या कोई सच में इतना दयालु हो सकता है? और क्या है? झंग यी, जो आमतौर पर बेहिचक बोलने वाला था, इस समय शर्मिंदा हो गया। हाँ, समुद्र के नीचे बहुत से खनिज हैं। ये बस कुछ सामान्य एनर्जी सोर्सेज हैं। हमारे डीप ब्लू किंगडम की आबादी कम है। अगर हम कोई मिनरल खोज भी लेते हैं तो रेयरली उसे माइनिंग करते हैं, बस उसका रिकॉर्ड बना लेते हैं। इसके अलावा समुद्र में तुम्हारे इंसानों के कुछ शिपरेक्स भी हैं। कभी कभी उनमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं तो हम उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। किंग जिन ने झंग यी को अपनी सीहॉर्स कैरेज पर बैठाया और दूर की ओर चल पड़े। डीप ब्लू किंगडम के रहने वाले हिस्से से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक विशाल बैरन क्षेत्र था। वहां की जमीन रेडिश ब्राउन थी और कोई भी पौधा नहीं उगता था। किंग जिन ने उस जमीन की ओर इशारा किया और कहा, इसके नीचे काफी मात्रा में ब्लैक फ्लिंट है। अगर इसे सही तरीके से जलाया जाए तो हीट एनर्जी देता है, लेकिन हमारे पास अंडर वाटर इसे इग्नाइट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम इसका ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते। हमारे साइंटिस्ट्स ने इसकी स्टडी की है। ये वाटरलेस एनवायरनमेंट में ही ठीक से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए हमने इसे कभी लार्ज स्केल पर माइन नहीं किया। झंग यी ने तुरंत अपना स्मार्ट डिवाइस निकाला और क्षेत्र को स्कैन किया। रैबिट हेलमेट से लाल किरणें निकली और जमीन के अंदर तक गई। कुछ ही देर में इंटेलिजेंट सिस्टम से फीडबैक मिला। इस एरिया के नीचे भारी मात्रा में कोल दबा है। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के अनुसार 1 ट्रिलियन टन से ज्यादा। झंग यी ने सिर हिलाया। सिर्फ 1 ट्रिलियन टन? ज्यादा नहीं लग रहा? यांग जिंगसिन ने पीछे से खांसते हुए कहा, यह दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन कोल रिजर्व से भी 3 गुना है। उसने जल्दी से एक अनुमान लगाया और झंग यी से बोली, अगर इन्हें कॉम्बस्टिबल इक्विपमेंट से प्रोसेस किया जाए तो ये पूरा कोयला एनर्जी में बदला जा सकता है। इससे हजारों मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की आधे साल की लड़ाई की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। कैजुअल डेट इज जस्ट अ क्लिक अवे। झंग यी की आंखें चमक उठीं। उसे अचानक लिंक की बात याद आई। इस दुनिया के ज्यादातर एडवांस्ड एनर्जी सोर्सेज का कोई न कोई मालिक होता है, लेकिन लो लेवल एनर्जी जैसे ऑयल, कोल और नेचुरल गैस अगर क्वांटिटी में बहुत हो तो उसे हाई लेवल एनर्जी में बदला जा सकता है। ऊपर से ज्यादातर 6th जनरेशन क्रीचर्स टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है। मरीन स्पीशीज में इंटेलिजेंट बीइंग्स बहुत रेयर है, इसलिए गहराई में छिपे रिसोर्सेज को कोई कलेक्ट नहीं करता। आखिर इतनी गहराई में माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन
और ह्यूमन रेजिडेंस खुद एक बहुत बड़ी चैलेंज है। सच में ओशन एक बहुत बड़ा खजाना है। टेक्स्ट बुक्स ने सही कहा था। झंग यी की आंखें चमक उठीं, जैसे कोई गरीब आदमी अचानक किसी विशाल वॉल्ट में घुस गया हो। किंग जिन ने थोड़े शर्मिंदा होकर कहा, हालांकि ब्लैक फ्लिंट का रिजर्व बहुत बड़ा है, लेकिन इसे माइन करना बहुत मुश्किल है। मैं और लोग भेज सकता हूं, लेकिन एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 टन ही निकाल सकते हैं। झंग यी ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, आपने मेरी बहुत मदद की है, ये काम मैं खुद कर लूंगा। फिर उसने बिना समय गवाए डायमेंशनल डोर खोला और अंडरग्राउंड उतर गया। फिर इस विशाल कोल माइन में उसने हाथ उठाया और 3000 डायमेंशनल गेट्स ऑफ द यूनिवर्स खोल दिए। अब हर गेट इतना बड़ा था कि उसमें एक स्काईस्क्रेपर आ जाए। उसने सारा क्रूड कोल एलियन स्पेस में कलेक्ट करना शुरू कर दिया। वापस जाकर लू केरन इस पूरी प्रोसेस को लीड करेगी। तियनहाई सिटी के स्किल वर्कर्स इसे प्रोसेस करके एनर्जी में बदलेंगे। बीच में थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होगा, लेकिन फिर भी फाइनल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होंगे। किंग जिन ने देखा कि झंग यी अचानक गायब हो गया तो चिंतित होकर चिल्लाया, मिस्टर केओस, आप कहाँ हैं? लेकिन तभी सामने की सीबेड जमीन अचानक जोरों से हिलने लगी। बूम! एक बड़ा हिस्सा समुद्र की जमीन का सीधा कोलैप्स हो गया। नीचे से झंग यी की आवाज आई, योर मैजेस्टी, मैं ये सब खुद संभालूंगा। किंग जिन को तब समझ आया कि झंग यी स्पेस सिस्टम की सुपर पावर्स रखता है। वो मुस्कराया और सिर हिलाया, बहुत अच्छा। ये एक बेहद विशाल कोल माइन था। 3000 डायमेंशनल गेट्स फुल पावर पर होने के बावजूद इसे पूरी तरह एब्जॉर्ब करने में झंग यी को कई घंटे लग गए। इस मैसिव नॉइज को देखकर डीप ब्लू किंगडम के बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी में वहां पहुंचे। प्रिंस फेस्टिवल, जनरल मिंग है और जनरल वायु भी वहां आ गए। फादर, ये सब क्या हो गया? प्रिंस फेस्टिवल ने पूछा। किंग जिन ने पूरी बात उन्हें समझाई। प्रिंस फेस्टिवल कुछ बोल पाता इससे पहले ही जनरल वायु ने ताना मारते हुए कहा, हमारे सीबर्ड की सारी अच्छी चीजें किसी और ने ले ली, वो भी बिना कुछ लिए। सच में बुरा लगता है। जनरल मिंगहे ने उसे घूरते हुए कहा, यह रिसोर्सेज माइन करना बहुत मुश्किल है और अंडर वाटर इनका कोई इस्तेमाल नहीं, तो बेहतर है कि हम इन्हें दे दें। आखिर लैंड वाले भी हमारी ही तरह हैं, 6th जनरेशन इंटेलिजेंट स्पीशीज। जब आगे कोई बड़ी आपदा आएगी, हमें साथ मिलकर ही उसका सामना करना होगा। जनरल वायु ने ठंडी सांस ली, हाथ बांधकर बोला, अभी तो हमारी टेक्नोलॉजी उस लेवल तक नहीं पहुंची है, लेकिन जब हम खुद इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने लायक बन जाएंगे, शायद तब हमें पछतावा होगा। किंग जिन ये बातें सुनते हुए उस सनकेन ओशन लैंड को निहारते रहे, जो अब एक विशाल ब्लैक पिट में बदल चुका था। चैप्टर 2100 गार 2 जमीन में 3 हाथ गहरा। मुझे डर है कि तब तक इंतजार नहीं किया जा सकता। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पास खड़े तीनों दैत्य एक साथ किंग जिन की ओर देखने लगे। प्रिंस जी ने पूछा, फादर, आपका मतलब क्या है? किंग जिन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने अपने राजकुमार की ओर देखा और कहा, तुमने पिछली बार जो पता लगाया था उसके अनुसार द्रिक जाइंट गॉड की सील पूरी तरह से सड़ चुकी है। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वो सील तोड़कर बाहर निकल आएगा, और एक द्रिक टाइटन के प्रकट होने के साथ अन्य द्रिक टाइटन्स भी आ सकते हैं। हम समुंदर की उस नहर के मुहाने पर हैं, और मुझे डर है कि सबसे पहले हमला हम पर ही होगा। ये सुनकर तीनों दैत्यों के चेहरे गंभीर हो गए। उन्होंने पहले भी किंग जिन से इस खतरे की चर्चा सुनी थी, लेकिन इस बार उसने पहले से कहीं ज्यादा विस्तार में बताया। पहले उन्हें लगा था कि ये आपदा हजारों साल दूर है, लेकिन अब लगता है कि कुछ ही दशकों में ये संकट आ सकता है। किंग जिन ने लंबी सांस ली। हमारे भाइयों की मदद करने की कोशिश करो। जब बाहर से कोई बड़ी आपदा आए, तो कम से कम हमारे पास एक मददगार हो जिस पर भरोसा किया जा सके। सच तो यह है कि किंग जिन सरल और ईमानदार है, लेकिन मूर्ख नहीं। उसने झंग यी की इतनी दिल से मदद इसलिए की है
ताकि भविष्य में जब संकट आए झंग यी भी उसकी मदद करे। झंग यी ने सारी अंडरग्राउंड कोल रिसोर्सेज अपने पास ले ली थी। वो कोई भी रिसोर्स नहीं छोड़ता, चाहे जितना भी हो। आखिर जितनी ज्यादा ताकत होगी, जीत की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। वो वापस ओशन में आया और किंग जिन की ओर गर्मजोशी से देखा। झंग यी ने उत्साहित होकर पूछा, योर मैजेस्टी, क्या यहां ऐसे और भी रिसोर्स डिपॉजिट्स हैं? किंग जिन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, समुंदर में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं। हम यहां के ओशन एरिया से अच्छी तरह परिचित हैं। हालांकि ऐसे खनिज बहुत अधिक मात्रा में नहीं है, लेकिन दुर्लभ भी नहीं है। झंग यी ने सिर हिलाया। उसे जो मिलता है वो कभी मना नहीं करता। प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। गिक्सू, जहां दुनिया भर का पानी बहता है, कई वर्षों से यूं ही बह रहा है। समुद्र की धाराओं के साथ कई तरह के रिसोर्सेज यहां जमा होते गए हैं। इसमें कई मरीन ऑर्गेनिजम्स के अवशेष भी शामिल हैं, जो लंबे समय तक जमा होकर समृद्ध खनिजों में बदल गए हैं। किंग जिन ने झंग यी को एक नए स्थान पर ले जाकर एक विशाल क्षेत्र की ओर इशारा किया, जो ट्यूब जैसे जीवों से भरा था, और कहा, इस सी एरिया के नीचे एक अजीब सा ट्रांसपेरेंट ऑरे है। ये सी वाटर में जल सकता है, लेकिन स्थिर नहीं है, इसलिए हम अक्सर इसे खिलौने की तरह जलाते हैं, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। झंग यी ने तुरंत एक्सप्लोरेशन शुरू की और एक विशाल कंबस्टिबल आइस की खान खोज निकाली। ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। झंग यी ने अपनी बाहें चढ़ाई, होंठ चाटे और खुशी से आगे बढ़ गया। वैसे भी जब इन चीजों को एलियन स्पेस में रखा जाता है तो ये लगभग स्थिर अवस्था में होती है। उन्हें वहां ले जाकर लू केरन को दे देना है। कुछ ही देर में एक और विशाल कंबस्टिबल आइस माइन, जिसकी एनर्जी कैपेसिटी पहले की कोल माइन से भी ज्यादा थी, झंग यी की जेब में चली गई। योर मैजेस्टी, क्या और कुछ है? हालांकि झंग यी पूरा दिन बिजी रहा, लेकिन उसमें थकान का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि उसकी आंखें और चमकने लगी थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि वो मैकेनिकल सिविलाइजेशन की एक सुपर आर्मी फिर से बना सकता है। यहां तक कि लिंग को एनर्जी देने का भी ज्यादा दबाव नहीं रहा। यस। किंग जिन का स्वर थोड़ा धीमा हो गया। हालांकि वे इन खनिजों को रेयरली माइन करते हैं, लेकिन झंग यी की डाकू जैसी डिगिंग स्पीड देखकर उनके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी। पर बात एक बार मुंह से निकल चुकी थी, और एक प्रतिष्ठित आदमी होने के नाते वो अब पीछे नहीं हट सकते थे। तो उन्होंने मजबूरी में झंग यी को साथ लिया और गिक्सू के आसपास के कई स्थानों पर घुमाया। झंग यी ने लगातार माइनिंग की और 7 विशाल गड्ढे कृत्रिम रूप से बना दिए। अंडरसी ऑयल, कोल माइंस, नेचुरल गैस, कंबस्टिबल आइस, जो भी यूजेबल एनर्जी थी, वो सब उसने जमा कर ली। आखिर उसकी एबिलिटी इतनी कन्वीनियंट है कि दुनिया में ऐसी दूसरी कोई नहीं, और उसकी एलियन स्पेस का एरिया इतना विशाल है कि उसकी सीमा की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। योर मैजेस्टी, क्या और कुछ बचा है? अब रात हो चुकी थी। समुंदर अंधकार में डूबा था, लेकिन झंग यी अब भी एक लैंप जलाकर रिसोर्स कलेक्शन में जुटा था। अब वाकई कुछ नहीं बचा। किंग जिन की आवाज थोड़ी सूखी हो गई थी। इन खनिजों को बनने में करोड़ों साल लगते हैं, और अब तुमने गिक्सू के पास के सारे बड़े खनिज निकाल लिए हैं। ओशन बहुत बड़ा है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम खुद खोज सकते हो। शायद कुछ नया मिल जाए। झंग यी ने हिसाब लगाया। इस यात्रा में जो उसे मिला वो तो बस बेमिसाल था। सच में, अगर माइंडसेट और जगह बदल दो तो सब कुछ स्मूथ हो सकता है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार किसी भी कार्य की सफलता 3 बातों पर निर्भर करती है: भाग्य, डेस्टिनी, स्थान, जियोग्राफी, और मानव प्रयास, ह्यूमन अफेयर्स। भाग्य नहीं बदला जा सकता, लेकिन जियोग्राफी और ह्यूमन एफर्ट्स बदले जा सकते हैं। इसलिए जब भी कठिनाई आए, जगह बदल कर देखो, शायद सफलता मिल जाए। झंग यी ने किंग जिन के शर्माए हुए चेहरे को देखा और महसूस किया कि वो जरा ज्यादा लालची हो गया है। अब गिक्सू का इलाका गड्ढों से भर चुका था। हालांकि राजा उदार था,
लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गरीब रिश्तेदार उसके घर आकर ज्यादा खाउंस की बात पर 7-8 कटोरी चावल और दर्जनों रोटियां खा गया हो। झंग यी ने किंग जिन से कहा, मैं इस बार बड़ी मुसीबत में हूं और मुझे वाकई इन एनर्जी सोर्सेज की जरूरत थी। मैं आपकी इस कृपा को दिल से याद रखूंगा। मैं केओस के नाम की सौगंध खाकर कहता हूं, जब भी आपको और डीप ब्लू किंगडम को मेरी जरूरत पड़ी, मैं पूरी ताकत से आपकी मदद करूंगा। झंग यी के अपने उसूल हैं, चाहे छोटा सा भी बदला हो वो लेता है और जरा सी भी कृपा हो तो उसे चुकाता है। ये बात उसके आसपास के लोगों से भी साफ दिखाई देती है। किंग जिन मुस्कराया और हाथ हिलाते हुए बोला, अगर कभी इस दुनिया पर ऐसा संकट आया कि सारी प्रजातियां खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएं, तब हमें मिलकर ही उसका सामना करना होगा। इसलिए जमीन के भाइयों की मदद करना खुद की मदद करना है। फिर वो अचानक गंभीर होकर बोले, मैंने हमेशा अपने लोगों से कहा है कि रिसोर्सेज बचाओ और खुद पर खर्च मत करो। भविष्य में इनका इस्तेमाल हमारे जमीनी भाइयों की मदद के लिए करना। इतना कहकर उन्होंने पास खड़े जनरल वायु की ओर इशारा किया। तुम्हारे पास काफी है? अगर नहीं तो जनरल वायु के घर में भी काफी कुछ पड़ा है। जनरल वायु घबरा गए। मैं, झंग यी मुस्कराया और हाथ हिलाकर बोला, नहीं नहीं, अभी के लिए ये काफी है। उसने दोनों हाथ जोड़कर किंग जिन को मरमेड किंगडम की परंपरागत नमस्कार मुद्रा में धन्यवाद दिया। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं वापस आकर आपका धन्यवाद अदा करूंगा। फिर वो डीप ब्लू किंगडम से निकल गया। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अब जबकि एनर्जी की समस्या लगभग हल हो गई है, उसे अब वेपन्स और मैन पावर की समस्या सुलझानी है। तो अगला कदम है हुएक्सू किंगडम के हर प्रमुख क्षेत्र की यात्रा।